नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ शख्सियत में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा जी। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज मंत्री के तौर पर रमेश चंद मीणा को सब पहचानते हैं, आपकी कार्यशैली को लेकर सब पहचानते हैं, आपकी सादगी को लेकर पहचानते हैं, लेकिन इस पहचान तक पहुंचने के पीछे अब तक का जो सफर राजनीति का रहा है वो कैसा रहा है, कैसे शुरुआत हुई? तो सिंपल गरीब घर से आए हैं और मैंने बीई की है सिविल से कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसके बाद हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ था, तो कभी टीस थी कि अगर मौका मिले, चाहे सर्विस आपकी प्रशासनिक सेवा से या इंजीनियरिंग सेवा से, तो हम कुछ कर पाएँ अपने क्षेत्र में। बहुत पिछड़ा हुआ था, तो मौका मिला, हमने कोशिश की थी, तो मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, सदस्य का, प्रधान नहीं बन पाया। उसके बाद में फिर लोगों ने कहा कि भाई अब एक बार ट्राई करो, विधायक का चुनाव लड़ो। तो मैं विधायक का चुनाव लड़ा, तो पहली बार मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा और मुझे 18,600 मत मिले। जीत नहीं पाया, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि आप एक बार और कोशिश करो, तो एक बार मैंने फॉर्म भर दिया था बीच में, पर लड़ा नहीं। फिर 2008-9 में लोगों ने कहा इस बार लड़ो, तब मुझे सफलता मिली। तो मेरा ध्येय एक ही है कि आज तो मुझे ये पंचायत राज विभाग मिला है कि राजस्थान में समान रूप से समानुपात में सर्वांगीण विकास हो। और मैं जिस घर से आया हूँ, गरीब घर से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि गरीबी क्या होती है और गरीब को मैं क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। तो जो मुझे विभाग मिला है, इस विभाग के माध्यम से मेरी इच्छा रहती है, और माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी चर्चा होती है कभी, तो वहाँ भी बात होती है कि भाई गरीब को मैं कैसे फ़ायदा कर सकता हूँ। तो उनका सपोर्ट रहता है कि निश्चित रूप से आप इस विभाग में आप फ्री हो, गरीब की मदद करो। और मैंने तय किया है कि राजनीति में रहूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँ, लोगों की मदद करूँ, और सरकार में जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको भी पूर्णतः निष्ठा से, ईमानदारी से और ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। बिल्कुल, नियत शुरू से ही साफ थी कि क्या करना है गरीबों के लिए। और लेकिन आपने इंजीनियरिंग की, आप जैसे कि आप बता भी रहे गरीब परिवार से थे, उतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी खुद की मेहनत से ही कमाकर की, जैसा कि हमें जानकारी मिली। लेकिन जब कोई सामान्य घर से आता है, वो ये सोचता है कि पढ़ के डिग्री मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए और इसके बाद अपना भविष्य सेट हो जाएगा। इंजीनियरिंग करने के बाद राजनीति का ख्याल कैसे आया? हम शुरू से ही, जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, तो वहाँ भी क्या है, थोड़ा सा संघर्षशील थे, पढ़ने में भी हम होशियार थे। तो वहाँ भी मैं चुनाव लड़ा था, जब स्कूल लेवल पर भी, तो वहाँ भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, एक वोट से आ रहा। उसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, वो मैंने जीता। तो वहाँ भी हमने कांग्रेस के संगठन में, एनएसयूआई में काम किया था। तो ये जो संघर्ष और जो चुनाव लड़ने का, तो शुरू से ही सिस्टम में था, लेकिन पढ़ाई में भी हम अच्छे थे उस समय। मेरे बोर्ड में मैथमेटिक्स में 100 में से 97 नंबर हैं, तो हम पढ़ने वालों में गिनती हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय निकला, इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद में नौकरी करने का कम रहा, क्योंकि कुछ लेट भी हो गए थे, हम बैक पेपर आ गए थे। तो उस वजह से उस समय पर इंजीनियरिंग नहीं करने के बाद, लेट होने की वजह से हम अब अपना खुद का काम, मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से हैं, तो अपना काम धंधा शुरू कर दिया था। लेकिन लोगों को कहना था कि भाई आप आएँ और यहाँ लड़ें चुनाव। तो चुनाव जीतने के बाद हमने तय किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दिनों रात जब भी मौका मिले, 24 घंटे में से क्या है 5-7 घंटे में मिलते हैं अपने सेल्फ, बाकी तो हम जनता की सेवा में रहते हैं। कोई कभी भी आए, कहीं से भी आए, हमारे दरवाजे खुले। राजनीति में आपकी सादगी की मिसाल भी दी जाती है। कैसे इस पद पर पहुंचने के बाद, बहुत मुश्किल होता है कि कोई राजनेता मंत्री बन जाए, लेकिन इसके बाद भी सादगी भी कायम रखे, जनता से वैसे ही जुड़ाव रखे और अपने लिए ज्यादा न सोचे, ऐसे कैसे हो जाता है? ये कहें, आप कहेंगे कि भाई ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है, जिसको मैं श्री कृष्ण भगवान और राधा किशोरी जी की कृपा है हमारे ऊपर। उनको हम मान के चलते हैं कि भाई मैं जो भी करूँगा वो अच्छा करूँगा। तो उनका आशीर्वाद देता है, मदद रहती है। क्योंकि मुझे पता है, सबको पता है हो या नहीं हो, कि इस मनुष्य जीवन, जो मानव योनि मुझे मिली है, इसका सार क्या है और मुझे क्या करना है। तो जो मुझे कर्म मिला है उसको मैं ढंग से करूं, लोगों की मदद करूं,
उसमें कोई बेईमानी नहीं करूँ। लेकिन जनता के साथ साथ जिम्मेदारी परिवार के प्रति भी होती है, और परिवार के लिए भी लोग करते हैं। आप अगर ठीक है कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन जब आप इस पावर पर पहुंचते, इस पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो विकास जनता के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ राजनेता अपना भी करते हैं। आपका घर भी खुद का नहीं है, किराए के घर पे रहते, ये बात लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं हो रही कि एक मंत्री के पास खुद का घर ना हो। तो क्या कभी ये विचार नहीं है नहीं, घर से गांव में घर तो पे घर कुछ है जहाँ मैं करौली रहता हूँ। जी जी। तो वहाँ मैं किराए के मकान में रहता हूँ, क्योंकि व्यवस्था है मेरा कोटा में भी मकान होने में, तो ऐसी कोई स्थिति इतनी गरीबी भी नहीं है। पर हम जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम 6 भाई हैं, 6 भाई काम करते हैं अलग अलग अपने हिसाब से काम करते हैं। मेहनत से जो पैसा मिलता है हमारी बिजनेस से, उससे घर चलता है, और घर चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आज हमारी स्थिति है कि हम कहें कि कोई गरीब है, गरीब नहीं है, क्योंकि हमने बरसों से मेहनत की है। हमने वो समय भी देखा है कि एक समय रोटी खा करके समय निकाला है, तो वो भी देखा है, गरीबी भी देखी है। तो हम आज भी क्या है कि हम बड़े आदमी नहीं हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें गाड़ी चलानी है, ड्राइवर नहीं है तो मैं खुद गाड़ी चला लेता हूँ। घर का खाना भी जरूरत पड़े तो हम बना लें, हमारा खुद का, कपड़े धो लें अपना। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी की भाई के हमें अब तो चला नहीं जाएगा, या हम कैसे जाएंगे अकेले। हमें आप कहें यहाँ से ऑटो में बैठ के घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ें सामान्य बात है, क्योंकि आज है पद में जनता ने चुना है, कल सड़क पर रहेंगे तो पहले से सड़क पर रहने की तैयारी रखो ना, लोगों के बीच में रहो। चुनाव आता है, लोग हाथ जोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। आप 24 घंटे यही रखो कि भाई एक जैसा समान व्यवहार रहेगा, काम होता है तो उसको कहो हो जाएगा, नहीं होता है तो मना कर दो, नाराज होकर चला जाएगा। लेकिन कहा तो हमने उसको सत्य है कि भाई नहीं होगा, होगा तो मदद करेंगे उसकी। और जैसा कि आपने कहा कि ठाकुर जी की कृपा है, भक्ति में भी है आप, पूरे 24 घंटे में वक्त ईश्वर के लिए निकालना एक रूटीन में वो रहा है, वो शुरू से रहा है, शायद इसलिए आप कहते हैं कि जो कुछ है आज वो ईश्वर की कृपा से। ये शुरू से रहा है मेरा स्टूडेंट लाइफ से, लेकिन बीच में नहीं कर पाया। लेकिन अभी कुछ समय से, काफ़ी समय से ठीक समय मिला है, और मेरे ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा है, तो अच्छा समय निकलता है। और अब किसी प्रकार की वो रहता है ना किसी को आदमी के मैं ये बनूंगा, मुझे और आगे जाना है, बड़ा बनना है, अब वो इच्छा नहीं है कहीं पर भी। बहुत ही अहम विभाग है ग्रामीण विकास की बात जब हम करते हैं, जब ये इस विभाग की जिम्मेदारी मिली उस वक्त सबसे पहली बात जहन में क्या आई थी, और उस वक्त से और आपने कमान संभालने के बाद कितने बदलाव आपने किए? सबसे पहले हमें जो जिम्मेदारी मिली, पहले हमें पीडीएस सिस्टम मिला था, प्रथम बार जब हम बने थे, खाद्य आपूर्ति विभाग मुझे मिला था। तो वहाँ भी हमने कोशिश की थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, गरीब के गेहूं पर कोई डाका नहीं डाले। तो हमने जो आईटी के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जन आधार कार्ड से उसको जोड़ा और ऑनलाइन किया सिस्टम को। तो कोई भी कहीं से भी चीटिंग करता था तो पकड़ में आ जाता था। तो एक समय ऐसा था वहाँ पर कि डीएसओ बड़े बड़े अच्छे अधिकारी लगने की कोशिश करते थे। हम रहे और रहने के बाद में अब कोई डीएसओ लगने के लिए किसी की इच्छा नहीं होती। तो वहाँ भी हमने ईमानदारी से काम किया। विभाग में जो अधिकारी थे उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया। पंचायत राज में आए तो यहाँ भी हमें चैलेंजिंग रूप में मिला, क्योंकि पंचायत राज ग्रामीण एक तरह से ग्रामीण विकास या गांवों की सरकार है, इसमें बड़ा विभाग है। तो चैलेंजिंग के रूप में था। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की विभाग मिलने के बाद में, तो उन्होंने एक ही कहा कि भई आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकते हो, गरीबों का विकास कर सकते हो, तो मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। तो आज तक मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट है। कोई बात आती है, कोई चीज़ होती है तो हम शेयर करते हैं, उनको कहते हैं भाई क्या आपको बहुत अनुभव है। सीएम के साथ कोऑर्डिनेशन आपका बहुत अच्छा है। बिना सीएम के तो कैसे चलेगा काम? क्योंकि कई मंत्री नाराजगी भी व्यक्त करते हैं, कई विधायक नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए दूसरे मंत्रियों को लेकर के काम नहीं होते हैं या फिर सुनते नहीं है मंत्री, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ऐसे बयान भी कांग्रेस की तरफ से ही आए, जो विधायकों की तरफ से। आपको लगता है कि सीएम क्या वक्त नहीं देते होंगे? सीएम तो सबसे मिलते हैं और हर एक विभाग की उनको जानकारी होती है, इसे लेकर क्या सीएम के पास समय कम होता है, पर फिर भी हमारी मीटिंग्स रहती हैं, या जब भी हम समय मांगते हैं विभाग के लिए या विकास की चर्चा, तो उस पर वो कभी मना नहीं करते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई विभाग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो सपोर्ट करते हैं पूरा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो हमने जो काम संभाला है और आज तक हमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी
लोगों को लगता है कि अभी क्या होता है कि हमारी सच बोलने की आदत है कि कहीं कमी है हमारे विभाग में, तो हम कहते हैं कि यहाँ कमी है, लेकिन उस कमी की वजह से हम एक आदमी को थोड़ा सुधार करते हैं तो 10 आदमी को पता लग जाता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा तो मैं भी ठीक काम करूं। तो गरीब के लिए जो योजना बनी है उसकी पात्रता वो रखता है, तो योजना उसके घर तक पहुंचनी चाहिए। जब सरकार पैसा दे रही है तो वो काम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, मनरेगा भी बेहद अहम कार्य योजना है, अभी इसकी स्थिति कैसी है? इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमने, और 100 दिन के अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि जो 100 दिन पूरे करेंगे वो लोग, उनको 25 दिन का और एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा। तो नरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो भी पात्र व्यक्ति है नरेगा में काम मांगता है, डिमांड करता है, मतलब जो भी मांग रहा है सभी को मिल रहा है लगभग काम तो। पर लेकिन जो पहले क्या होता था कि नरेगा में काम तो कोई और कर रहा है, पेमेंट किसी को हो रहा है, और दूसरी कुछ बातें ऐसी थी कि उसका नाम चल रहा है, वो कहीं और ही रहता है। अब हमने जब से मॉनिटरिंग सिस्टम, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किया है, तो एक्चुअल जो आदमी है मौके पर, जो वास्तव में काम करता है वो मौके पर वही है। तो हम चाहते हैं पंचायत राज की जो लोगों में इमेज है पहले की, उसमें सुधार हो, लोगों को लगे कि नहीं हमने जो कहा है वो होगा। मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, वो पात्रता रखता है, उसको समय पे पैसा नहीं मिल रहा, मकान नहीं बना पा रहा, नरेगा में उसको काम नहीं मिल रहा है, और किसी ग्रुप विशेष के लोगों को काम मिल रहा है, गरीब आदमी काम से वंचित है, तो ये हम सारी मॉनिटरिंग करते हैं। और ट्विटर पे हमने लोगों को कह रखा है कोई प्रॉब्लम है तो समस्या का समाधान करेंगे। तो हमसे बहुत लाखों लोग जुड़े हैं इसमें, और रोज़ाना प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑनलाइन भी हमसे चर्चा करते हैं, हेल्पलाइन भी है हमारी। तो जो भी कैसे भी हमारे विभाग में हमारे पास जो भी कंप्लेंट आती है तो उसका हम निस्तारण करते हैं। और इसके लिए मैंने तय किया हुआ है कि ज़िले में जाएं, ज़िले के लोगों से चर्चा करें, ज़िले के लोग क्या चाहते हैं, कैसा विकास चाहिए, क्या उनकी आवश्यकताएं। तो जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अधिकारी भी क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कहीं कहीं पकड़ में आती है, तो अधिकारियों के हम खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। मनरेगा हो, राजीविका हो या वाटरशेड हो, इन सब कार्य योजना पे भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें आ रही है। भ्रष्टाचार, और ये हर विभाग में है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जा रहा है आपके विभाग की अगर बात करें तो? हमने जैसे ही पद संभाला है, पहले क्या है कि ये विभाग था सचिन जी के पास था, तो उस समय काम हुए, मुख्यमंत्री जी के पास था, काम हुए, लेकिन प्रॉपर वे में इसका जो सुधार होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े लीडर थे और उनके पास समय का अभाव था। हम आए हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनके समय भी कोरोना पीरियड में लोगों को रोज़गार मिला, मुख्यमंत्री के समय भी अच्छा काम हुआ, अधिकारी ने अच्छा किया, लेकिन हमने तह तक जाना इसमें ज़रूरत इसलिए समझी कि गांव के लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे पता था कि चोरियां क्या होती हैं और काम कैसे किए जाते हैं, सब पता था। तो उसके बाद हमने लगाम कसने के बाद में इस डिपार्टमेंट में बड़ा सुधार हुआ है। लोगों को तो लगता है कि हमने पकड़ा, हम आपको नहीं बताते, चैनल में नहीं बताते, प्रेस में नहीं आता, तो वो वहीं तक सीमित रह जाता। 10 लोगों को पता लगा कि भाई मंत्री जी ने और विभाग के अधिकारियों ने वहाँ जांच की और जांच में कमी पाई गई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। विभाग के हमें आप लोगों को लगा कि यार ये मंत्री है, अपने विभाग की बदनामी करा रहा है या कोई बात हो रही है, लेकिन फायदा उससे ये हुआ कि लोगों में मैसेज गया कि भाई हम गलत काम करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। तो उससे जनता में एक मैसेज गया और जनता अब कहने लगी है कि आपके आने के बाद में हमारी सुनवाई हो रही है, हमारे काम हो रहे हैं, हमारी योजना में हमें लाभ मिल रहा है। पहले प्रधानमंत्री आवास का समय पर किस्तें नहीं मिलना, मकान नहीं बनना, और नरेगा में काम नहीं मिलना, दूसरे आपके वाटर शेड है, स्वच्छ भारत मिशन है, इनमें सब में कहीं न कहीं कोई कमी थी। अब अच्छा काम हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई काम और भी अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी बने, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने तो लोगों को फायदा हो। तो अब ये चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप पढ़ते भी हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के बीच में जाएं और लोगों को बताएं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं होता कि उस गांव में काम हो रहा है। जब हमने चर्चा की, लोगों ने कहा ऐसा काम तो हुआ ही नहीं, हुआ है तो सब बहुत कम हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए विभाग के अधिकारियों को कि हर चीज़ की ग्राम सभा में अनुमोदन होगा और उसकी चर्चा होगी, पंचायत समिति की साधारण सभा में, जिला परिषद में चर्चा होगी। तो ये चर्चा होने के बाद
लोगों को लगा कि अब अधिकारियों को भी पता लगा कि भाई चर्चा होगी, पता होगा, सोशल ऑडिट होगी, तो हमें काम कराना ठीक ही रहेगा। सही, और दो फायदे भी होते हैं इससे कि वहां जाने पर क्या काम हो रहा है लोगों को पता चलता है और क्या समस्याएं हैं वो आपको पता चलती है कि क्या चीजें और होनी चाहिए। रमेश जी, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, बातचीत आगे जारी रखेंगे, आपको जानने की भी कोशिश करेंगे और ज्यादा और बेहतर, साथ ही विभाग को भी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मंत्री रमेश चंद मीणा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। विभाग की हम बात कर रहे हैं, योजनाओं की हमने बात की, लेकिन कहीं पर सरपंच, कहीं पर कोई अधिकारी, कहीं पर कोई कर्मचारी, धरने प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं विरोध में। इन सब चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इन सबको कह सकते रास्ता निकाला जाए, बातचीत हो, क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहे हैं संख्या में। लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है। और रही बात अधिकारियों की, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी मांग को रखते हैं, उनके हिसाब से डिपार्टमेंट चले। लेकिन डिपार्टमेंट में हमारे प्रशासनिक सिस्टम होता है, उस हिसाब से हमें चलाना होता है। जनप्रतिनिधि सरपंच हैं या वो हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांग है या कोई बात है, तो कहीं हम जाते हैं ज़िले में या दौरा करते हैं, तो सरपंचों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने सही काम किया है तो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सांच को आँच क्या, काम करना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो हमें बता सकते हैं आकर के। तो हमारी कोशिश है कि अभी तक जो भी हमने काम किए हैं, जनप्रतिनिधियों के उस हेल्प ही की है, मदद की है, उनके पक्ष में ही काम किया है। हमने किसी बहुत सारी हमारे 7-8 साल की पूर्व की जांचें पड़ी हैं जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की, तो सदैव हमारा पॉजिटिव रहता है कि नाजायज़ किसी को परेशान नहीं किया जाए। पॉलिटिकल कोई दबाव में हम काम नहीं करें, क्योंकि क्या होता है कि सरकारें बदलती हैं, उसके हिसाब से लोग बदले की भावना से काम करते हैं। मैंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। कोई जनप्रतिनिधि यानी अगर कहीं कोई आ गया है, फंस गया है किसी प्रॉब्लम में या वो है, तो हमें दिखता है कि भाई इसने कुछ इतना बड़ा अपराध नहीं किया है। बहिष्कार नजर आता है। ऐसे में प्रभावित तो विभाग भी होता है, काम भी होते हैं लोगों की, जब ये इस तरह के। हमने ये विभाग में जो आप आंदोलन की बात करें, चाहे किसी भी स्तर का आंदोलन हुआ है अभी तक, हमें धरातल तक आज तक कोई नुकसान नहीं होगा भविष्य में, क्योंकि ये हमारी पहले से तैयारी है। जैसे कहीं कोई आंदोलन करे या कोई काम को रोकने का प्रयास करे, तो हमारे पास अल्टरनेट पहले से एडवांस व्यवस्था है कि कहीं कर्मचारी अधिकारी हैं तो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती हैं 30,000 से 50,000 लोगों को लेने की, तो हम किसी भी स्टेज पर कहीं भी कोई भी भर्ती कर सकते हैं और काम करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है, स्कीम चल रही हैं, वो किसी भी तरीके से कभी भी बंद नहीं होंगे। विभागों को लेकर तो जिस तरह से आपने बताया भी, अलग अलग जिस तरह की कार्य योजना है, बेहतर काम हो रहे हैं, पहले से काफी कुछ नजर भी आ रहा है ग्राउंड पे। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस में उठापटक को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? टकराव है, गतिरोध है, अलग अलग कह सकते कि टीम बनी हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन कांग्रेस के सिपहसालार आप है, मंत्री पद भी है, और जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, 1 साल बाद चुनाव है, ऐसे में कैसे देखते हैं इसे, या इस तरह के जो आरोप या कयास लगाए जाते हैं? देखो, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उसमें अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही। आज देश में देख रहे हैं देश की स्थितियाँ क्या हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। और यहाँ स्टेट में रहा है एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 टुकड़ों बटी हुई है। उनका नेता कौन है उनको खुद को पता नहीं है। वर्ग संघर्ष चल रहा है, कोई कहाँ राजनीति कर रहा है, कोई कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। लोगों के बीच में जाना चाहिए। इनका काम है सिर्फ वोटों को डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम कराना, या धर्म की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, या कोई भड़काऊ भाषण देना। अरे लोगों के बीच में जाओ, विकास कराओ, लोगों से चर्चा करो।
अगर कहीं विवाद हो गया तो उस विवाद को सुलझाओ, क्योंकि राजस्थान एक शांत प्रदेश है। यहाँ पर आग को क्यों जलाने का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कमी है, आपको सरकार की कमी दिखती है, तो आप विपक्ष की भूमिका निभाएं दमदारी से। जैसे आपका चौथा स्तंभ है, आप काम कर रहे हैं, कोई बात होती है तो उसको उजागर करते हैं। सरकार को लगता है हमें कमी है तो उसमें हम सुधार करते हैं, तो सुधार करना चाहिए, उसमें तो उनका प्रयास सार्थक हो। लेकिन विवाद पैदा करना, असत्य बोलना, विकास के काम नहीं करना, आज पूरे देश में आप देखो महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने विदेशों के दौरे कर लिए, नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गई, उसके बाद कोरोना में क्या स्थिति बनी। स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, जो आज पूरे देश में एक उदाहरण बन गया। बिल्कुल, ये बहुत सारे मुद्दे जो कांग्रेस उठा भी रही है, केंद्र को लेकर भी इससे सवाल उठाए। राजस्थान में जो विपक्ष है वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस तो खुद में बटी हुई है, और इस चीज को सही साबित कुछ विधायक, कुछ लोग करते कांग्रेस के अंदर के, जो कांग्रेस पर ही सवाल उठाते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। आप क्या कहेंगे इससे लेकर कि अब 1 साल बाद चुनाव है, जहाँ एकजुटता होनी चाहिए, वहाँ विभाजन क्यों? कोई विभाजन नहीं है किसी प्रकार की। छोटी मोटी बातें, बड़ा अगर होता है तो 10 बातें चलती रहती हैं, और वो बात जब सामने आती है तो उसका निराकरण भी हो जाता है, समस्या का समाधान भी हो जाता है। और जो चल रहा है सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम सब लोग एक हैं। ठीक है, कोई बात है, कहना है, कहते हैं, जो भी सुनते हैं, लेकिन जो भी पार्टी के नेता हैं या जो भी लोग हैं, पार्टी के मंच पे बात रखनी चाहिए, तो वो बात ठीक है। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, राजस्थानी जैसा कि अभी बात परिपाटी रही है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। एंटी इनकम्बेंसी अभी तक नजर नहीं आई, ऐसा कांग्रेस भी मानती है। किस तरह का बहुत ज्यादा विरोध जनता की तरफ से नहीं है। काम जो किए गए, जो बजट लाया गया, उसके आधार पर माना जा रहा है कि जनता खुश है। ऐसे में क्या उम्मीद कांग्रेस कर रही है कि वापस रिपीट होगी और अच्छी जीत के साथ होगी, या फिर अभी कोई संशय है? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, जो हम लोगों ने मांगा, सभी विधायकों ने फोर्स पूरा दिया, और जैसा भी कहा जनता से फीडबैक आया वो काम किए। पुरानी पेंशन योजना जो लागू की है, और जो भी लोगों ने जहाँ जहाँ अपने क्षेत्रों में विकास की, सड़क है, पानी है, बिजली है, जो भी मांगा वो लोगों को पूरा मिला है। आपके एजुकेशन में अच्छा काम किया है। दूसरे अन्य सभी विभागों में विकास में कोई कमी नहीं रही। अगर अब तो काम सिर्फ एक साल ही बचा है, यूँ मान लें 1.5 साल का समय है, तो हमारी पूरी तैयारी है, और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि भाई लोगों के बीच में रहो, लोगों में के काम कराओ। यदि फिर भी कोई कमी है, कोई आपके दिखता है कि भाई ये विकास नहीं हो पाया, तो वो मुझे बताओ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, आपको विकास हम देंगे। ईआरसीपी एक बेहद अहम मुद्दा है, इसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी है, बातचीत हो रही, बयानबाजी हो रही है। प्रदेश में के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर है कि अगर केंद्र नहीं भी मदद करेगा तो भी हम करेंगे। क्या पूर्वी राजस्थान में इस मुद्दे को चुनाव में लेकर जाएगी कांग्रेस? ये तो हम आपसे, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि वो राजस्थान में चुनावी सभा में आए थे, अजमेर और जयपुर में। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजना आपके पूर्वी राजस्थान में हम सर्वे करवा रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, जिससे यहाँ के 13 जिलों के लोगों को, करीब 41% आबादी है, उसको फ़ायदा मिलेगा। 3.5 करोड़ लोग हैं, और 2,08,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एक बड़ा काम है, इसको करना चाहिए। और इन्होंने कहा डीपीआर सही नहीं बनी तो डीपीआर ठीक करा लो, क्या प्रॉब्लम है। और डीपीआर बनी थी उस समय 2017 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस समय। इसके रिजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन श्री राम बिदरे थे, तो वो आज इसमें जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार हैं, कंसल्टेंट हैं। तो उन सब बनी क्या, उनको पता नहीं था। आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो अब ये लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं कि ये नहीं होगा। पर ये सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मतलब केंद्र की सरकार ने जो आदेश दिया है किस काम को रोक दो, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बड़ी विडंबना है। क्या पैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खर्च करना चाहते हैं कि भाई बरसों लगे, हम पैसा खर्च करेंगे, हम बनाएंगे, तो ये कौन सा उनको अधिकार है कि पैसा हम लगा रहे हैं स्टेट और वो रोकना चाहते हैं? बिल्कुल, इसलिए प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि इस पर कोई फैसला हो और साथ आए केंद्र राज्य सरकार। लेकिन रमेश, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है।
आपने जैसे कि काम किया, आपने कहा शिकायतें मिलती हैं, अधिकारियों को एक्शन भी लिया जाता है और कहा जाता है कि आपके विभाग के अधिकारी आपसे डरने लगे। दूसरी तरफ विधायकों और मंत्रियों में ज्यादा शिकायतें होती है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे सुनते नहीं है और इस वजह से तालमेल बैठ नहीं पाता, काम नहीं हो पाते हैं। नहीं, ये बात तो कहीं से आई है, अधिकारी डरते हैं। अधिकारी डरते नहीं, अधिकारी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है ये अच्छा काम कर रही है। जब ये तो फील्ड में ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, भाई हम कहें कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो या ये काम ऐसा होना चाहिए। जैसे हमने जिला परिषद मिमीटिंग 3 महीने में होती थी, अब 1.5 महीने में होंगी। साधारण सभा की मीटिंग में कुछ एजेंडे जो नहीं होते थे उन पर चर्चा होगी। ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए, मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाएं की हैं, उनकी क्रियान्वित करना, सारे निर्णय हम अधिकारियों के साथ बैठकर कर रहे हैं और अधिकारी एक अच्छा काम कर रहे हैं। कोई डरने वाली कोई शिकायत नहीं है। हम सब मिलकर एक बेहतर काम कर रहे हैं सरकार के लिए और मुख्यमंत्री जी जहाँ ये तालमेल नहीं बैठ पाता उसकी वजह आप क्या मानते हैं? आपने कहा आपकी टीम में तो काम हो रहा है, लेकिन कई बार होता है विधायक मंत्री ब्यूरोक्रेट से काम नहीं हो पाता है, तालमेल नहीं बैठ पाता है, उससे काम प्रभावित होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ भी ऐसी शिकायतें आती हैं, करने का एक अलग अलग तरीका है। अब उनकी सोच कैसी है, कैसा काम करना चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, तो उसके लिए मानसिक रूप से हम तैयार हैं कि भाई हमें काम करना है और अधिकारियों से काम कराना है। तो अधिकारियों से काम कराने के लिए हमें पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, उनके साथ उनके व्यवहार भी अच्छा हो, हमारा सब सिस्टम हो, उनसे काम लेना। हम विभिन्न ज़िलों में जाते हैं तो अधिकारियों को लेके साथ जाते हैं, तो उनको कैसे तैयार करें, उनसे कैसे काम लें, तो ये तो सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करता है कि एक दूसरे को हम सहयोग करेंगे तो काम अच्छा होगा। बिल्कुल। रमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए और उम्मीद करते हैं हम कि आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं इस विभाग को लेकर, योजनाओं को लेकर, आमजन को उससे फायदा मिल सके, वो लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो रमेश चंद्र मीणा जिन्होंने साफ कहा कि देखिए विभाग है, बहुत सारे काम है, वक्त अब कम है क्योंकि फिर इलेक्शन मोड में राज्य चला जाएगा, लेकिन कोशिश यही है कि जो योजनाएं सरकार आम जन के लिए लेकर आई है उसे पूरा कर सके और जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभा सके पूरी ईमानदारी से, और यही कोशिश वो कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।